अभी पीछे पढ़ रहे थे हम संपत्ति के अधिकार में क्या क्या। संपत्ति के अधिकार को हटा के क्या कर दिया गया, विधिक अधिकार कर दिया गया। तो ये लागू कैसे होगा, निम्नलिखित तरीके से लागू होगा। पहला, साधारण कानून के थ्रू लागू होगा, संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, बिना संविधान संशोधन के साधारण कानून से लागू होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्या है, दूसरा क्या था, ये जो भी संपत्ति का जो अधिकार है, जो कानूनी अधिकार संवैधानिक अधिकार बनाया गया है, ये कार्यकारी क्रिया के खिलाफ आपको रक्षा देगा निजी संपत्ति की, विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। मतलब कानून बना के, विधायी कार्य मतलब कानून बना के अगर कोई आपकी संपत्ति ले रहा है तो ले लेगा, लेकिन कार्यकारी अगर कानून में नहीं है तो संपत्ति नहीं ले सकता। तीसरा क्या है, उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। अगर आपके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। हाँ, वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। तो उच्च न्यायालय की यहाँ पावर ज्यादा है। ठीक है ना। पावर ज्यादा का मतलब है विस्तृत पावर दे दी गई है थोड़ी सी इसको। उच्च न्यायालय जा सकता है संपत्ति के अधिकार के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाए संपत्ति के अधिकार के अंदर अगर उल्लंघन होता है तो एक नागरिक इसमें से किस तरह कर सकता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है, आर्टिकल इसके तहत ये कर सकता है। तो ये वाला सही हो जाएगा, आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है। राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले के हर्जाने में कोई हर्जाने के अधिकारी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। राज्य द्वारा अगर संपत्ति का अधिग्रहण या अनुरोध हो रहा है उसके मामले में हर्जाने के अधिकार कुछ नहीं, कोई हर्जाने के अधिकार की गारंटी नहीं है। गारंटी मतलब कोई गारंटी नहीं है कि हर्जाना मिलेगा। ठीक है, हर्जाने का अधिकारी गारंटी नहीं है, संपत्ति के अधिकारी गारंटी है, हर्जाने के अधिकारी गारंटी नहीं है। ठीक है। इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। भाग 3 में अभी भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा। ठीक है। इन दो मामलों में भुगतान होगा। किन दो मामलों में भुगतान होगा, देखो आर्टिकल 30 में हमने पढ़ा था, अभी भी कुछ चीजों में संपत्ति के कुछ मामलों में अधिग्रहण उसका अधिकार है, लेकिन ये हर्जाने का अधिकार है। संपत्ति रखने का मतलब संपत्ति का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर संपत्ति ली जा रही है तो हर्जाने का अधिकार होगा। ठीक है। कब, जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण करता है, तो हमने पढ़ा था आर्टिकल 30 में, उस समय क्या होगा, उसको हर्जाना देगा उतना जितना उसका बनता है, ताकि वो दूसरी जगह जाके वही शैक्षिक अपना संस्थान बना सके अपना, और अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति फसल उगा रहा है, मतलब कृषि भूमि है, ठीक है, और भूमि संविधानिक निर्धारित सीमा के अंदर है, तब भी हर्जाना देना ही पड़ेगा। आर्टिकल 31 का। ठीक है। और 31 ख और 31 ग पढ़ेंगे। पहली व्यवस्था को 44वें संशोधन से जोड़ा गया था, इसको 44वें संशोधन से जोड़ा गया था। ठीक है, हर्जाने का अधिकार को 44वें संशोधन से जोड़ा गया था। और दूसरी व्यवस्था जो एग्रीकल्चर भूमि है, इसको अगर हड़पेगा तो उसको हर्जाना देना पड़ेगा। इसको कब जोड़ा था, 17वें संशोधन से 1964 के तहत जोड़ा गया था। इसी तरह 31 ख और 31 अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये तीनों अधिकार उसी तरह स्थापित किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं मूल अधिकारों के अपवाद क्या हैं। पहला, संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। संपदाओं के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति मतलब उन विधियों को कैसे संरक्षण सेव किया जा रहा है। ठीक है, ऐसी मतलब विधि। संरक्षण करना। हाँ, तो अनुच्छेद 31 का विधियों की 5 श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है। ठीक है, इन्हें अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के तहत के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती और अवैध नहीं ठहराया जा सकता। मतलब 31 क के अंदर अगर कोई मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, वो भी खासकर 14 और 19 का अगर उल्लंघन हो रहा है, तो उसको उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है। होता क्या है, आर्टिकल 19 में कुछ ही दिया हुआ है, आर्टिकल वाक हाँ, स्वतंत्रता सम्मेलन पूरा नहीं है ना। इत्यादि लिख दिया गया ना इसमें, अच्छा। हाँ हाँ। सम्मेलन संचरण इत्यादि के संबंध में मूल अधिकारों की सुरक्षा। तो अगर आपके 31 क के अंदर किसी 31 क के अंदर अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मान लीजिए एग्रीकल्चर भूमि है, उसको सरकार ले रही है, और आपके 14 या 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो उसको अवैध नहीं ठहराया जाएगा। 31 का है क्या, आर्टिकल 31 का क्या है,
ठीक है। कुछ विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है ना, इसके अंदर 3 आर्टिकल जोड़े गए थे। संपदाओं आदि के अर्जन के संबंध में विधियों की व्यावृत्ति। अनुच्छेद 13 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा गया था? अनुच्छेद 13 में याद है क्या लिखा गया था? कि किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, मौलिक उसके अधिकार, खिलाफ। तो उसे अवैध ठहराया जाएगा उस कानून को। लेकिन हम्म, लेकिन 31 का में क्या लिख दिया गया कि 13 के होते हुए भी, 13 के होने के बावजूद किसी संपदा या उनमें उनमें किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन किए करने के लिए, किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन या परिवर्तन के लिए, मतलब इनके होते हुए भी अगर राज्य किसी संपदा को ले रही है, किसी संपत्ति का प्रबंध लोकहित में अगर किसी संपत्ति का अर्जन कर रही है उद्देश्य से, ठीक है, राज्य अगर किसी संपत्ति का वो ले रही है उसके मामले में, या दो अधिक निगमों में को लोकहित में या उन निगमों में से किसी उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य के सम्मिलित करते हुए, या निगमों के मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर आर्टिकल 13 होने के बावजूद अगर सरकार इस तरह से कुछ काम कर रही है, संपदा का अर्जन करना, ठीक है, लोकहित में प्रबंधन करना, संपत्ति का प्रबंधन लोकहित में करना, ठीक है, इस तरह से अगर कोई काम कर रही है तो, और या फिर खनिज तेल, किसी खनिज या खनिज तेल की खोज करने या उसे प्राप्त करने के प्रयोजन से किसी करार, पट्टे या अनुज्ञप्ति के आधार पर प्रोद्भूत होने वाले किन्हीं अधिकारों के निर्वापन या उनमें परिवर्तन करने के लिए ऐसे करार या ऐसे किसी करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति को समय से पहले समाप्त करने का रद्द करने के लिए, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट, उसके आपके पास कोई पट्टा है, कोई कानून है, कोई जमीन है, उसको अगर रद्द करना चाहती है तो रद्द कर सकती है, ठीक है ना। इस अनुच्छेद 13 में होने वाले अनुच्छेद 13 में होने के लिखे जाने के अनुच्छेद 13 के बावजूद, अनुच्छेद 13 में किसी बात को होते हुए भी अगर ये सारी चीजें हो रही हैं, इन सब के बारे में कोई उपबंध कराने वाली कोई विधि है, तो इस आधार पर शून्य नहीं मानी जाएगी कि वह अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन कर रही है, ठीक है। इस आधार पे सिर्फ, ठीक है, अनुच्छेद 13 में क्या लिखा होगा था कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा तो उसे नहीं माना जाएगा, अवैध माना जाएगा उस कानून को। लेकिन 31 का में लिख दिया कि अगर इस आधार पर उल्लंघन हो रहा है, इन आधारों पर उल्लंघन हो रहा है, वो भी किसका? सिर्फ वो 14 और 19 का, तो वह 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के किसी से असंगत है। अगर 14 या 19 के खिलाफ जा रहे हैं, अगर वो उसे छीन रहे हैं तो न्यून नहीं करेगा उसको, ठीक है, शून्य नहीं समझा जाएगा। अगर 14 या 19 को अगर शून्य मान रही है तो उस विधि को शून्य नहीं माना जाएगा, उस विधि को खत्म नहीं किया जाएगा, अवैध नहीं माना जाएगा। समझे इस चीज का मतलब क्या है? अगर 13 के अंदर क्या लिखा गया था कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते ही कोई कानून अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को अवैध करार कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। लेकिन 31 का के अंदर क्या लिख रखा है कि अगर इन आधारों पे आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, कौन से मौलिक अधिकार? 14 और 19 का उल्लंघन हो रहा है, तो वो शून्य नहीं माना जाएगा, अवैध नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, उसको शून्य अवैध नहीं माना जाएगा। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, वहां उस अनुच्छेद के उपबंध में उस विधि को तब तक लागू नहीं करेंगे जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है या उससे अनुमति प्राप्त ना हो, ठीक है ना। अगर ये कानून संसद ने बनाया है तो ठीक है, लेकिन अगर ये कानून राज्य ने बनाया है तो ये 14 और 19 का उल्लंघन नहीं कर सकते। कब तक? जब तक राष्ट्रपति उसको पास न कर दे। मतलब ऐसा अगर कोई कानून बनाना है, अगर 31 क के अंदर राज्य विधानसभा को कोई कानून बनाना है तो उसको राष्ट्रपति, वो राज्य विधानसभा कानून कैसे बनाता है? दोनों या एक सदन होंगे या दोनों सदन होंगे। अगर दोनों सदन है, किसी राज्य में 2 सदन होते हैं, किसी में एक ही सदन होता है। मान लीजिए एक सदन था, तो राज्य ने उस सदन में पास किया कानून को और राज्यपाल के पास भेज दिया। राज्यपाल ने साइन कर दिया और कानून बन गया राज्य का, ठीक है ना? लेकिन अगर इससे रिलेटेड कोई कानून बनाना है, 31 क के रिलेटेड कोई कानून बनाना है, तो राज्यपाल के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी वो कानून माना जाएगा, ठीक है ना? तो 31 क के अंदर ये उसी को, और उसके बाद क्या है? तो 31 का समझ गए ना? 31 का पहला क्या था? 13 के अंदर अगर कोई कानून लिखा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर निरस्त कर दिया जाएगा उसको, विधि को, तो निरस्त नहीं होगा अगर वो इन आधारों पे बनाया जा रहा है। और किन मौलिक अधिकारों की बात कर रहा है? 14 और 19 की, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि वो 21 के भी आधार पे भी उसको निरस्त नहीं किया जाएगा।
सिर्फ 14 और 19 की बात की जा रही है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद इसमें क्या है दूसरे में, संपदा पद का किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वही अर्थ है जो उस पद का उसके समतुल्य स्थानीय पद या उस क्षेत्र। संपदा का मीनिंग बताया गया, भूधृतियों से संबंधित विद्यमान विधि से है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है संपदा के अंदर, कोई जागीर, इनामी, मुआवजी, जो भी है, जो भी हिंदी वर्ड लिखा गया है, ठीक है ना। तो वही रैयत बाड़ी बंदोबस्त के अधीन जो भूमि होगी, कृषि के प्रयोजनों के लिए कोई भूमि होगी, ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो इसे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। पढ़ना, समझ में नहीं आता तो पूछना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है 31 का के अंदर 14 और 19 को अगर उल्लंघन भी हो रहा है तो निरस्त अवैध नहीं माना जाएगा, ठीक है। किस कब कब नहीं माना जाएगा, राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार, राज्य द्वारा संपत्ति के प्रतिबंधन का दायित्व संभालना। मान लीजिए आपके पास कोई संपत्ति है, कोई मंदिर है, ठीक है, आपका निजी मंदिर है, वो बड़ा मंदिर बनाया आपने और निजी मंदिर है आपका, ठीक है। वहां पे कुछ अगर राज्य को लगता है कि नहीं इस मंदिर का प्रबंधन हमें करना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रही है हमें करना चाहिए, तो 31 क के अंदर कानून बना के वो उसका प्रबंधन कर सकती है, ठीक है। 31 क के अंदर कानून बना के उसका प्रबंधन कर सकती है, ठीक है। अगर वो 14 और 19 का उल्लंघन ना करे तो चलेगा, और अगर उल्लंघन उल्लंघन करेगी भी तो भी चलेगा। अगर 14 और 19 का उल्लंघन करेगी तो भी चलेगा। ऐसा कानून अगर 14 और 19 का उल्लंघन करे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस कब कब वो कानून बनाएगी, मतलब ये है कि आपका जो जमीन है वो ले रही है, संपत्ति ले रही है, ठीक है। अनुच्छेद 31 क को क राज्यों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता है, मतलब न्यायिक समीक्षा हो सकती है, कब नहीं प्रदान करता है, अब क्या हुआ? जब हेलो। इसे राष्ट्रपति के तो 31 क के अंदर राज्य को भी न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता जब इसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा गया हो और इसे सहमति प्राप्त हो गई हो, ठीक है ना। इस अनुच्छेद यह अनुच्छेद इस बात की व्यवस्था करता है कि राज्य अधिग्रहित ऐसी भूमि जिसका उपयोग कोई व्यक्ति सार्वजनिक सविधिक निर्धारित सीमा के अंदर और फसल उत्पादन के लिए कर रहा है, तो जो बाजार का मूल्य होगा उसी अनुसार क्षतिपूर्ति होगी। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई कृषि भूमि है और उसका जो अगर वो सरकार उसको ले रही है, राज्य अगर उसको ले रहा है, तो उसका मुझे कीमत उसको देना पड़ेगा, ठीक है। कितना देना पड़ेगा, बाजार में जितना उसकी कीमत है उतना देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या 31 ख है, 31 ख में क्या लिखा गया, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण, ठीक है। इसको हम कल पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, इससे कल से स्टार्ट करेंगे, 31 ख से कल से स्टार्ट। इसमें इसमें 9वीं अनुसूची पढ़नी है, इसलिए इसको कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।